इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से आपके जहन में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ताल्लुक से सवाल आया है ना? जी जी आया तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से ना, रैशनैलिटी की वजह से। रैशनैलिटी की वजह से आया। अच्छा ठीक है, चले सही है, मजा बहुत नहीं बड़ा लफ्ज आपने बोला है। तो हम जरा रैशनैलिटी को देखते हैं जी। तो क्या है रैशनैलिटी के गॉड एग्जिस्ट नहीं करता? अभी आप ये कह रहे हैं कि इस कायनात के पहले क्या था, साइंस को नहीं पता। अगर हम फर्स्ट कॉज को गॉड मान लें तो ये भी एक हाइपोथेसिस है, हमें नहीं पता कि वो गॉड है, वो क्या है। तो आपकी जी लॉजिक ये है ना कि भाई मुझे नहीं पता कि वो गॉड है, मैं क्यों मानूं गॉड? लॉजिक तो ये हुई ना, सिंपल सी बात है। जी 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 बस इसी को हम टेस्ट करते हैं। देखिए वो गॉड हो सकता है, लेकिन वो इस्लाम वाला है या कोई और है, कोई डीएस सारी है, कोई सुल्तानी पर्सनल है। आर्ग्यूमेंट आपने दे दिया हमें ना। फिर तो आप नाम atheist ना देखिए हो ना गए। हजरत, आप नाम पे गौर करें ना। फिर तो आप atheist हो गए। ये बोलिए। बात है। अरे ये तो मेरे तरफ जहर ही नहीं गया। अब देखिए मैं 18 साल का हूँ, आप इतने मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। अरे भाई रैशनैलिटी के ऊपर बात चल रही है, रैशनैलिटी के ऊपर। मैं रैशनैलिटी को मानता हूं सच्चाई। अब देखो इतनी आसान आसान करके मैं बात करता हूं, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो आप रैशनैलिटी की बुनियाद पर खुदा जैसे कॉन्सेप्ट को, है ना, उसको आपने उस पर कैसे डिसाइड कर लिया कि खुदा नहीं है? बस मेरी अकल में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं मानता। और अकल का कसूर है मेरे भाई, इलाज कराओ, अकल का कसूर है। कुरान मजीद की आयत के बारे में जो सवाल उठाए जाते हैं जी उनमें सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 9 से 12 तक इसमें बयान किया गया है ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बारे में। जी, वो ब्लेम करते हैं अस्सलाम फिर वालेकुम मुफ्ती साहब। खुदा को। वालेकुम सलाम, कौन आए हैं? पाकिस्तानी एथिस्ट। पाकिस्तानी एथिस्ट। जी भाई। जी मेरा कुरान मजीद पर एक सवाल है। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, एथिज्म कब से इख्तियार किया आपने, कितने साल हो गए? बस ये कोई हाँ, 1 डेढ़ साल हुआ है बस। अच्छा, तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से की क्या? ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। नहीं, हजरत प्रॉब्लम ऑफ ईवल ना पूछा करें, पूछें प्रॉब्लम ऑफ गुड की वजह से छोड़ा है। अच्छा तो प्रॉब्लम ऑफ गुड चल रही है। तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से आपके जहन में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ताल्लुक से सवाल आया, है ना? जी जी आया तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से ना, नहीं, रैशनैलिटी की वजह से। रैशनैलिटी की वजह से आया। अच्छा ठीक है, चले सही है, मजा बहुत नहीं बड़ा लफ्ज आपने बोला है। तो हम जरा रैशनैलिटी को देखते हैं जी। तो क्या है रैशनैलिटी के गॉड एग्जिस्ट नहीं करता? देखें मैं जो हूँ ना वो सच्चाई को तलाश करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत भाई ये गलत है, इस्लाम गलत है, एथीज्म ठीक है। जो सच है ना हमेशा बिल्कुल सही, सच के साथ खड़ा होना सही है। चाहिए। तो हम इसी पर बात करते हैं कि हमेशा सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सच को जी पहचानने का क्या तरीका आपके जहन में है? लॉजिक और रीजन रैशनैलिटी। ठीक है, लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी, आप इतने बड़े बड़े लफ्ज बोल दिए आपने। आप मुझे एक वाज़ेह अंदाज से बताएं कि मान लो एक सच है, लेकिन दो लोगों में इख्तिलाफ हो रहा है, दोनों लॉजिकल बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कि ये सच है, दूसरा कह रहा है सच नहीं है। दोनों के पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। अब कैसे मानेंगे? तो आर्गुमेंट को देखेंगे ना कि कैसे देखेंगे? कौन सा अकल में आता है उसको। वो मतलब आपकी पर्सनल अकल में वो कैसे आ रहा है? तो बाज मर्तबा एक आदमी की अकल में इमोशंस, उसके अपने इमोशंस की वजह से वो चीज ज्यादा अपीलिंग होती है, वो समझता है कि ये रैशनैलिटी है। अब कैसे आप सेपरेट करेंगे इमोशंस और रैशनैलिटी को? वो तो जैसे अपना दिमाग करेगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक लॉजिक देता हूं कि भाई इस कायनात का जो हम ये इस कायनात के इन्फिनिट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कायनात को पैदा जब ये आई है 14 बिलियन साल पहले, उससे पहले एक दूसरी कायनात थी, उससे पहले दूसरी कायनात थी। मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है, बस ये अलग अलग फॉर्म में सामने आ रहा है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं अपनी आंखों से कि एक मैटर है, कभी वो किसी फॉर्म में आ जाता है, कभी किसी फॉर्म में। और वैसे भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर कैन दे बी डिस्ट्रॉयड। तो ये सारी चीजें आपके सामने, तो एक लॉजिक है। तो आप इस लॉजिक को मानते हैं? जी मानते हैं, लॉजिक को मानते हैं। हाँ, इस वाली लॉजिक को मानते हैं? जी जी मानते हैं। मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, और मैटर जो है वो इन्फिनिट है। ठीक है, इसको मान क्रिएट लिया हो आपने? सकता है, मैटर क्रिएट हो सकता है। बिग क्रिएट हो बैंग के सकता है? बाद क्रिएट हुआ है ना। नहीं बिग नहीं, बैंग के बाद बिग बैंग के बाद। अच्छा, बिग बैंग से पहले?
वो तो साइंस को नहीं पता, तो हम क्या कह सकते हैं। तो आप साइंस को नहीं पता। देखें, मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि एक साइंस में थ्योरी जो है मल्टीवर्स की है कि इस यूनिवर्स को कॉज किया दूसरे यूनिवर्स ने, इस एतबार से जो मैटर है वो इन्फिनिट है। जी ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन में आता है। ठीक लेकिन है। इसके बिग बैंग से ये कह देना कि फर्स्ट काज जो है वो गॉड था, ये एक ठीक हाइपोथेसिस है ये भी। ठीक है ठीक है लेकिन ठीक है। सुन लीजिए एक मिनट। मुझे एक जी बात बोलिए। बताएं कि आपने गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस की एक लॉजिक पेश की कि भाई हमें नहीं पता, ठीक? नहीं, जब हम देखें वो देखें, अगर हम फर्ज कर लें कि फर्स्ट काज जो है वो गॉड है, फर्ज कर नहीं, लेते हैं। अभी वो बाद में करेंगे फर्स्ट। बा- अभी आप ये चलें कह रहे हैं बात तो कि सुने। भाई, नहीं नहीं, सुन लीजिए, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। अभी आप ये कह रहे हैं कि इस कायनात के पहले क्या था साइंस को नहीं पता। अगर हम फर्स्ट कॉज को गॉड मान लें तो ये भी एक हाइपोथेसिस है, हमें नहीं पता कि वो गॉड है वो क्या है। तो आपकी जी लॉजिक ये है ना कि भाई मुझे नहीं पता कि वो गॉड है, मैं क्यों मानूं गॉड? लॉजिक तो ये हुई ना, सिंपल सी बात है। जी 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 बस इसी को हम टेस्ट करते हैं, ठीक? ये लॉजिक है कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं गॉड को क्यों, फर्स्ट कॉज को गॉड क्यों मानूं? तो क्या ये जरूरी है कि जो चीज आपको न पता हो वो मौजूद ना हो? देखें, मैंने आपको बता रहा था पहले कि फर्ज करें हम फर्स्ट कॉज गॉड रख लेते हैं। मैं किसी हद तक मेरी अकल में आता है कि फर्स्ट कॉज जो है वो था और कोई चीज थी, नहीं, हो पहले सकता इसको, है वो गॉड। हम पहले इस पर आ जाएं। इस उसूल को पहले हम सही कर लेते हैं। क्या आपका ना जानना किसी चीज के मौजूद ना होने की दलील है? ऐसा तो नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है, ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते और वो चीज फिर भी मौजूद हो, राइट? देखें, अभी बात करने देना, एक बात नहीं, करने, एक ये बात। बात ही तो कर रहे हैं भाई, बात ही तो कर रहे हैं ना। उसूल को, हम हमारे यहाँ बात होती है उसूल की बुनियाद पर, तो पहले उसूल टेस्ट कर लिए जाते हैं, फार्मूले सेट कर लिए जाते हैं। तो आपकी बात ये निकली कि आप ना भी जाने तो भी चीज मौजूद हो सकती है, राइट? जी जी, हो सकती है, हो सकती ठीक है, है। अब आ आगे जाएं आगे आप। अब आगे आगे बढ़ते बात हैं। करने, जी जी आगे जी बात जी। करने दें। हम्म अब फर्ज फर्ज करते हैं कि फर्स्ट कॉज गॉड है, हम्म। तो मैं इस्लामिक बैकग्राउंड से था, जी तो हमने फर्ज तो कर लिया कि वो गॉड है। तो इस्लाम में जो उसकी किताब है यानी कुरान मजीद, तो हम उसको पढ़ते हैं कि क्या ये खुदा के अल्फाज हो सकते हैं जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का नहीं क्रिएटर है। नहीं, ये सारे इमोशनल आर्ग्यूमेंट है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने फर्ज कर लिया कि गॉड है। अब इसमें रैशनल प्रॉब्लम बताएं, इमोशनल प्रॉब्लम नहीं। रैशनल प्रॉब्लम बताएं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है रैशनली? देखिए, वो गॉड हो सकता है, लेकिन वो इस्लाम वाला है या कोई और है, कोई डीएस सारी है, कोई सुल्तानी पर्सनल है। आर्ग्यूमेंट आपने दे दिया हमें हाँ। ना। फिर तो आप एक नाम ही ना देखें ना हजरत, आप नाम पे गौर करें ना। फिर तो आप एक ही हाँ, ना है पाकिस्तानी ये ना। बात मुल्हिद। है। अरे ये तो मेरे तरफ जहर ही नहीं गया। अच्छा, हमारा तो मेरा एक पहले चले सवाल गए था, थे लेकिन आपने, खामोश रहे। मैं सवाल करने लगा था, आपने टोक दिया। एक कुरान मजीद की आयत खोली है मैंने। नहीं नहीं, रुक जाइए। पहले हम बात करते हैं कि जी, वो जो फिर फर्स्ट ये बात कॉज करने है, दीजिए मुझे, ये सुन करने लीजिए, देंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई। ठीक है। फर्स्ट कॉज जो है उसके खुदा होने में, क्रिएटर होने में कोई रैशनल प्रॉब्लम है? है। हाँ, वो बताएं क्या है। वो देखिए, वो कैसे हम मान लें कि वो कोई कॉन्शियस बीइंग थी, और वो थी तो वो कहाँ से आई ना, ये भी तो तो एक आपको पता नहीं प्रॉब्लम ना, है। आप तो पहले ही कह चुके कि आपका ना जानना उसके मौजूद ना होने की तो दलील है ही नहीं। भाई आप ये कहिए मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं पता, लेकिन तो ना पता 99%। होने से ये कहाँ लाजिम आया कि मैं मानूंगा नहीं? यानी ये तो आर्गुमेंट फ्रॉम एविडेंस, इग्नोरेंस है ना। यानी आर्गुमेंट फ्रॉम एविडेंस, इग्नोरेंस है कि मैं चूंकि जानता नहीं इसलिए मानता नहीं। एविडेंस नहीं है ना सर, एविडेंस। एविडेंस ना होना किसी के मौजूद ना होने की दलील तो नहीं है ना। अब देखिए, मैं 18 साल का हूँ, आप इतने मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। अरे भाई, रैशनैलिटी के ऊपर बात चल रही है। रैशनैलिटी के मैं ऊपर, मैं रैशनैलिटी को मानता हूं सच्चाई। अब देखो, इतनी आसान आसान करके मैं बात करता हूं। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो आप रैशनैलिटी की बुनियाद पर खुदा जैसे कॉन्सेप्ट को, है ना, उसको आपने उस पर कैसे डिसाइड कर लिया कि खुदा नहीं है? बस मेरी अकल में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं मानता बस। और अकल का कसूर है मेरे भाई, इलाज कराओ। अकल का कसूर है। अच्छा, एक आयत आयत है मेरे पास जी, अगर आप नहीं, इसका वो जवाब दें। आयत रखी है अभी अपनी जेब में, बात अकल की है। आपने कहा मेरी अकल में नहीं आ रही, तो फिर हम अकल का इलाज करेंगे ना। अकल का इलाज आयत से नहीं होगा, अकल का इलाज होगा देखिए अकल से। देखिए
लोहे को लोहा ये काटता है, आपका लोहा बिल्कुल बेकार है, अब हमारा लोहा हथौड़ा भर के बरसेगा आपके लोहे पर। आप इसका जवाब दे दें, हो सकता है मैं इस्लाम में वापस आ जाऊं, क्योंकि जी। कुछ आयत हैं जो, हम्म। ये सूरह फुस्सिलत की मैं आयत एक नंबर चीज आपसे कह देता हूं पहले ही, कि जी जब आप ये बता देंगे ना कि मुझे खुदा के फर्स्ट कॉज के खुदा होने में, क्रिएटर होने में कोई रैशनल प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, जेन्युइनली आप इसका इकरार कर लेंगे ईमानदारी के साथ, तो मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना कि मुझे फर्स्ट कॉज के क्रिएटर होने में रैशनली प्रॉब्लम है, तो मैं किसी आयत पर आपसे क्यों बात करूं, इससे वेस्ट ऑफ टाइम। देखें, बात सुने हम बात सुने ना। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी अकल में ये फर्स्ट काज आर्गुमेंट आता है कि कोई फर्स्ट काज होगा, हो सकता है वो खुदा हो, लेकिन हो सकता नहीं, कुरान आप ये कह रहे, आप ये बताएं कि इसमें उसके रैश क्रिएटर होने में कोई रैशनल प्रॉब्लम है, रैशनल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, तो ठीक है, उसके अब क्रिएटर होने में अब कोई रैशनल प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट कॉज खुदा हो सकता है, रैशनली कोई मसला नहीं है, ठीक है, यहां तक बात हो गई। कोई मसला नहीं। चलें जी, अब आगे लेकिन बढ़ें। कुरान मजीद की आयत के बारे में जो सवाल हम्म। उठाए जाते हैं, जी। उनमें सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 9 से 12 तक इसमें बयान किया गया है ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बारे में। चलें वहीं चलते हैं, सूरह फुस्सिलत। आप निकालें या मैं अच्छा, पढ़ अरे देता यार हूँ, मेरे वो, पास भी है। यार एक बात बताओ, अच्छा ठीक है, आप 18 साल के हैं? जी 18 साल के हैं। आपको मालूम है मैं कितने साल से स्ट्रीम कर रहा हूँ? नहीं, आप तो काफी अरसे से आपने उस अवैस इकबाल के साथ की थी, उसको धो दिया था आपने। हम मानते हैं ठीक। कि एथियस्ट है, नहीं लेकिन नहीं वाह, नहीं हार नहीं गया, नहीं नहीं नहीं, वो हार गया। सुनिए सुनिए, आपको मालूम है कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूं कम से कम 4 5 साल 6 साल से, तो लगातार हो रही है, उससे पहले 2017 से मैं वीडियोस बना रहा हूं इन मौजूआत पर। अभी 2025 है, 2017 में आपकी उम्र क्या थी? 17 में 7 साल पहले, अभी आप 18 को हो ना, 7 जी साल जी पहले आप 11 11 साल थे, 12 है 11 ना? 12 जी तो मेरे भाई इन मौजू इस सूरत के ऊपर, सूरह फुस्सिलत के ऊपर वीडियो में 17 18 में बना चुका, ठीक है। ये जो जी। सवाल आप जब जिस वक्त आप गली में चड्डी पहन के क्रिकेट खेल रहे थे, उस वक्त मैं वीडियो बना रहा था इन मौजूआत के ऊपर, और मैं बात कर रहा था कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस सूरत में भी, सूरह फुस्सिलत में। आप ये तो अगर कहेंगे आप ना कि भाई, आप ये तो कहेंगे ना कि भाई 6 आसमान है कि 8? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है अच्छा, इसमें। चलो आगे बात आप करते इसका हैं। जवाब दे दें, हो सकता है इस पर जो इख्तलाफ है मेरा, वो शायद हट जाए। ठीक, रुक जाइए, मैं उस सूरत पे आप सबसे पहले चलता हूँ, सूरे फुस्सिलत। नहीं, मेरे पास लिखी हुई है, अगर आपको हाँ नहीं, मेरे देखनी पास होगी। भी है, आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हम्म। जी बोलूं? बोले, हाँ बोले। इसमें कहो, क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया, और बुतों को उसका मुकाबिल ठहराते हो, वही तो सारे जहान का मालिक है। किसको? बुतों को, बुत, आइडल्स, आइडल्स। ये हारिस सुल्तान से लेकर आए आप ट्रांसलेशन इसकी? नहीं, ये तफसीर इब्ने कसीर से। हाय, ये तर्जुमा क्या किया इसने? बुतों कुत्तों, बुतों को, अच्छा, कि कुत्तों को? बुतों, बुतों को बुत, कुत्तों बुत, को, आइडल्स, मेरे आइडल्स, आ आइडल्स, गया यहाँ पर, कमाली हो इन्ना गए। लिल्लाह आइडल्स। व इन्ना इलैहि। ला हौल वला कुव्वत व तजअलून लहू अंदादा। हाँ चले आगे बोले। और उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी, और इसमें सब सामान्य मईशत मुकर्रर किया, सब 4 दिन, और तमाम तलबगारों के लिए यकसा। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, और वो धुआं था, तो उसने उससे और ज़मीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा ना खुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए, और आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा, और हमने आसमाने दुनिया को चरागों यानी सितारों से मुज़य्यन किया। इनमें बताया जा रहा है कि ज़मीन पहले बनी और सितारे बाद में बने। ये जमीन पहले कंफ्यूजन है। बनी, इसमें ये कंफ्यूजन है आपको
कि अल्लाह ने पहले बोला कि उसने वजअल फीहा रवासिया मिन फौकिहा व बारक फीहा व क़द्दर फीहा अक़वाता फी अर्बाति अय्याम, के जमीन के अंदर पहाड़ बनाए, उसमें बरकत दी और 4 दिनों के अंदर, और उसके बाद वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने कहा कि आओ तौअन व करहन, उन्होंने कहा हम तौअन आते हैं, फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावात, और उसने 7 आसमान का फैसला कर दिया 2 दिन में। क़ज़ाहुन्ना, 7 आसमान का फैसला कर दिया 2 दिन में। अच्छा, अब यहां आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला आगे कह रहा है वज़य्यन्ना समा दुनिया बिमसाबिहा, कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया, और हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया, और हमने, ये जो वाव है ये किसी चीज की तरतीब को बयान करने के लिए नहीं आता है, ये मुतलकन यानी किसी दो इवेंट्स हुए, उन 2 इवेंट्स को बगैर किसी तरतीब के बयान करने के लिए आता है। मसलन मैं ये कहूं कि भाई आज हमारी स्ट्रीम में पाकिस्तानी एथिस्ट और इसी तरीके से गोदी मीडिया आया, वो क्या नाम था उसका, गोदी मीडिया वाला। अब मैं और गोदी मीडिया वाला उसका नाम ले रहा हूं बाद में, पाकिस्तानी एथिस्ट का नाम ले रहा हूं पहले, जबकि तरतीब इसकी उलट थी, पहले गोदी मीडिया वाला आया फिर आप आए। लेकिन मेरा ये जुमला एब्सोल्युटली ट्रू है, क्यों? जो लफ्ज और है ये इवेंट्स की तरतीब को, ऑर्डर को बयान करने के लिए नहीं आता, बल्कि इवेंट्स हुए हैं इसको बयान करने के लिए आता है। जब अल्लाह ने ये बात कर दी कि भाई 7 आसमान को जो है, सारी चीजों को पूरे को 7 दिनों के अंदर, सबा समावातिन, 7 आसमानों को 2 दिनों के अंदर उनका फैसला कर दिया। अब वो एक नई बात बता रहा है एडिशनल, कि वज़य्यन्ना समा दुनिया बिमसाबिह, कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया। इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन पहले बनी फिर सितारे बने, तरतीब की बात यहां हो ही नहीं रही। वाव का लफ्ज है, फा नहीं है, सुम्मा नहीं है। देखिए लिखा है फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हो। ये तो आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं, मैं इसी बोल रहा हूँ वाव। अच्छा, फिर आसमान की तरफ, हाँ वो, हाँ वहां ठीक है, सुम्मा इस्तवा इला समाई, कि फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। वहां ये कहाँ लिखा हुआ है कि आसमान को उसने सजाया सितारों से? वहां तो नहीं आसमान लिखा की ना। तरफ मुतवज्जा होने का मकसद यही है कि आसमान एग्जिस्ट करता था तो मुतवज्जा हुआ है ना। और और उनको वो 7 धुआं करार था, दे दिया, और वो उनको धुआं 7, था। सुनिए, उनको 7 करार दे दिया। यहाँ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया। ठीक, मुझे ये बताएं कि आगे जहां कुरान ये बात कर रहा है कि उसने सितारों से सजाया, वहां पर फा दिखता है आपको, फिर या उसके बाद, ऐसा कोई लफ्ज दिख रहा है उर्दू तर्जुमे में भी? नहीं। और लिखा है ना? जी, और लिखा है, और लिखा और है, हर और हर जबान में, उर्दू हो वो अरबी हो, जितनी भी जबानें हैं इनमें और एंड या वाव अरबी में ये तरतीब को बयान करने के लिए नहीं आता है, ये मुख्तलिफ इवेंट्स को एक साथ बयान करने के लिए आता है कि इवेंट्स हुए, दैट्स ऑल। उसकी तरतीब क्या थी इसका जिक्र इसमें नहीं है। चले फिर गौर करूंगा मैं इस पर। हाँ, लेकिन अब गौर करने के लिए नहीं, इन्होंने मेरे भाई कहा था आपका हजरत स्कूल इस्लाम सही में ना। वापस आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जी, और अगर आप एक सवाल करने दें या आपके पास टाइम, बोले, लास्ट क्वेश्चन है, चले। हाँ, जो ज्यादातर बनु कुरैजा के वाक़े पर सवाल उठाया जाता है, ऊपर भी हमारी एक वीडियो है बनु कुरैजा के ताल्लुक से, मेरी पूरी एक वीडियो है, आप डालेंगे खाम खई वो रिपीटेशन हो जाएगा ना, तो एक आप डालें, मेरा नाम डालें बनु कुरैजा, वो वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है कि बनु कुरैजा ने यानी वादा खिलाफी की थी या क्या किया था उन्होंने? मैं अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वादा खिलाफी तो अपनी जगह है ही। उन्होंने मुसलमानों की तमाम औरतों को कत्ल करने का प्लान किया था, और वहां उस किले में पहुंच भी गए थे कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम औरतों को रखा हुआ था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन भी थी। अगर हजरत सफिया रज़ी अल्लाहु अन्हा की बहादुरी उस दिन न होती तो कितनी औरतें शहीद हो चुकी होती। ये जुर्म था। चलें ठीक है, मैं अभी जाके देखता हूँ। चलें जी, ठीक है। अल्लाह ताला सच्चाई आपको हिदायत की दे, तरफ हदाकल्लाह। सबका रास्ता हमवार करे। चलें बहुत जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है। नेशनलिज्म को मानते हैं, बस आप ठीक, रिलीजियस ये नेशनलिज्म आपका दावा हुआ ना भाई, आप ये ना कहें कि हम चूंकि मानते हैं इसलिए वो सही है, वो आप माने। कोई भी इसी वजह आपको, से कंट्री का पार्टीशन हुआ है, आपको इसी वजह ऋषि से भाई सुनिए, कश्मीर में कोई भी सारा आदमी बवाल हुआ है। आपको इसलिए बुरा नहीं कहेगा या गलत नहीं कहेगा कि आप किसी चीज को मान, वो आप माने, आपको राइट है। भारत का पार्टीशन इसी सोच की लेकिन वजह जब से आप हुआ ये है। कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मैं मानता हूं इसलिए वो चीज बेहतर है, यहां हमारा ऑब्जेक्शन आएगा कि फिर अब आप उसके बेहतर होने को साबित कर दें। अब देखें, अब आपके पास चूंकि कोई जवाब नहीं है तो अब आप इन चीजों पर उतर आए।
पैन इस्लामिज्म, भारत का पार्टीशन हुआ, फलाडी का, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम आज उसका तज्जिया या उसकी एनालिसिस करने बैठेंगे तो बहुत सारी ओपिनियन होंगी। हो सकता है कि मेरी ओपिनियन आपके साथ लाइन करे, मैं पहले ही बता दूं, जी ये जी है ना, हो सकता है उसूली गुफ्तगू करें, यानी प्रिंसिपल्स और थॉट्स के ऊपर बात करें, फिलोसफीज के ऊपर बात करें, पर्टिकुलर एग्जांपल न दें, अमेरिका और नाइजीरिया और पाकिस्तान में ये हो गया था और इंडिया पाकिस्तान करने से क्या फायदा होगा? आइडियोलॉजी तो नहीं कर रहे ना आप, फौरी तौर पर जो है इंडिया पाकिस्तान पर आ जाते हैं। जैसे गोदी मीडिया के एंकरों का 1 मिनट पाकिस्तान के जिक्र के बगैर पूरा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं से मुतासिर हैं। नहीं तो मैंने कह दिया ना कि पैन इस्लामिज्म आता ही आता है आपकी सोच में, उसके बिना आप चल ही नहीं सकते हैं बिना पैन इस्लामिज्म के। तो आप, हम ये भी इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपकी सोच में आता ही आता है, उसके बगैर आप चल नहीं सकते। 100% आता तो है। बस बात खत्म हो गई। फिर आप हमें पूरा क्या को कह रहे हैं? आप मतलब- भी अगर आप भी उसी सोच के हामिल हैं और वही सोच आप भी रखते हैं, तो फिर आप किसी दूसरे को गलत नहीं कह सकते। That's what I'm trying to say. जी मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? हाँ जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। जी मैं ठीक हूँ। आपकी अच्छी रही ट्रिप न्यूजीलैंड और उन सब देशों की? ओहो, आप तो फॉलो कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। नहीं आपने लंच में क्या खाया मुझे ये भी पता है। ओहो, क्या कहने भाई। पहले वेजिटेरियन ही खाया आपने, फिर जो आपके दोस्त थे उन्होंने कुछ आपको ऑफर किया तो फिर आपने रिलेक्टेडली वो खाया, तो पता है मुझे। अच्छा, तो भाई कौन सी एजेंसी से हैं? फ्रेंड एजेंसी से हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जी। अरविंद सहारन मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो उनसे बातचीत होती रहती है। अच्छा, तो अरविंद सहारन से आपकी बात हुई है? ओके। हाँ वो तो हाँ। मेरी मतलब उनसे 5-6 साल से मेरी बात होती रहती है। तो उन्होंने ही फोटो भेजी, तो मुझे लगा कि आप कहाँ, आप गए थे क्या अमेरिका? बोले नहीं, ये न्यूजीलैंड आए थे। हाँ। तो फिर ऐसे ऐसे हम लंच पे गए। और मेन्यू भी बताया उन्होंने कि क्या खाया? नहीं हाँ, मैंने पूछा कि क्या क्या खाया, तो उन्होंने फिर बताया कि मुफ्ती साहब तो वेजिटेरियन ही खा रहे थे, बट फिर मैंने बोला कि नहीं, लैम्ब और फिश भी खा लीजिए, तो फिर इसलिए। हाँ, तो हमें जहाँ खाना पसंद आए वहाँ वही खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम वेजिटेरियन हैं। हमें उस जगह वेजिटेरियन अच्छा लग रहा था तो हमने कहा चलो वेजिटेरियन खाएंगे यहाँ। तो चलिए, अच्छा है, कई महीनों के बाद आपसे बात हो रही है। जी। तो लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी, अभी याद नहीं है क्या हुई थी, लेकिन उसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो आपने कहा था जजिये के मुतालिक कि जजिया मतलब उससे जो है मतलब तस्दील होती है, मतलब तस्दील के लिए किया जाता है। तस्दीक के लिए? तजलील के लिए नहीं, मैंने तो नहीं कहा था तजलील के लिए किया जाता है। मतलब ह्यूमिलिएट नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। मैंने तो उसको कहा था कि इसके लिए नहीं किया जाता है। नहीं, जब हमारी उस पर चर्चा हुई थी, जो उनके मकतूबात थे, हाँ शेखर हिंदी के, उस पर जो हमारी चर्चा हुई थी, उसमें आपने कहा था कि जो अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपकी तस्दील होगी। हाँ। तो जजिया मतलब जो है, तो इस मतलब सही है कि तस्दील के लिए दिया जाता है। तो क्या हम ज़कात के लिए भी सेम कह सकते हैं? नहीं, ज़कात के लिए ऐसा नहीं है। मुफ्ती साहब एक मिनट, ये आपके हूं को ये ले रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जिजिया जो है वो तजलील के लिए दिया जाता है, ये भी यही कंक्लूड कर रहे हैं? और वो इबारत आपकी गलत थी भाई, वो इबारत निकलवा के सही की थी मुफ्ती साहब ने, मैं भी था स्ट्रीम में। नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि वो इबारत सही थी। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आपने इबारत सही कोट की थी। पॉइंट ये है कि जिजिये का मकसद तजलील नहीं है, ठीक है? हाँ, और ज़कात का मकसद भी तजलील नहीं है। जिजिया एक टैक्स है और ज़कात एक इबादत है। हाँ, इतना जरूर है, ज़कात टैक्स नहीं है। ये इतना जरूर याद रखिएगा कि दुनिया में जहां पर भी टैक्स लॉ है वहां इंसान सब्जेक्टेड है, तभी वो टैक्स देगा। आप, हाँ, मसलन आप जरा यूएस में चूंकि रहते हैं तो 2-3 साल टैक्स न दें तो क्या होगा? आपके पास आईआरएस से लेटर आ जाएगा कि आपकी आखिरी तारीख इतनी है, अगर टैक्स नहीं देंगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर देंगे, जो भी आपके एसेट्स हैं, और वहां से अपना टैक्स निकाल लेंगे। अब आप चाहे होमलेस बन जाएं, आप सड़क पर आ जाएं, खाना आपके मुंह से लुकमा छीन लिया जाए, डजंट मैटर, आप सब्जुगेटेड हैं। टैक्स का मतलब यही होता है।
ये जो सागिरून है ना, आइन यदि वहुम सागिरून, कुरान में आया है कि वो जिजिया दें सागिरून होकर। सागिरून का मतलब ही ये सब्जुगेट होना। तो वो दुनिया के हर टैक्स में ऐसा ही है, हर तरह के टैक्स है, पर ज़कात टैक्स नहीं है। ज़कात टैक्स नहीं है। तो ज़कात ना देने पे कोई पेनल्टी होती है? नहीं होती है। ज़कात न देने पे जहन्नम मिलती है भाई, इससे बढ़कर और क्या पेनल्टी है? मतलब दुनियावी कोई पेनल्टी नहीं है उसके लिए, राइट? दुनियावी पेनल्टी इस तरह है, मैं बता देता हूं, वो भी है। मान लीजिए कि अगर कुछ लोग मिलकर ज़कात ये कहें कि नहीं हम ज़कात नहीं देंगे, और इस्लामिक गवर्नमेंट है, तो इस्लामिक गवर्नमेंट जबरदस्ती उनसे ज़कात वसूल करेगी, वरना उनके खिलाफ ऐलान जंग है। हाँ, वो अबू बकर जी ने किया था, पहला जो फितना हुआ था, तो उसमें उन्होंने ऐलान जंग किया था, वो पढ़ा है मैंने। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोई प्राइवेटली नहीं देना चाहे तो नहीं दे, उस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, राइट? जाहिर है उस पर कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा, ओके, तो हाँ, तो ये तो डिफरेंशिएशन हो गया ना फिर जजिया और ज़कात के। भाई वो नॉन इस्लामिक, भाई ऋषि भाई, वो नॉन इस्लामिक कंट्री में प्राइवेटली नहीं देना चाहे तो नहीं दे। इस्लामिक स्टेट में तो स्टेट ही जाएगी आपसे ज़कात वसूल करने के लिए, प्राइवेटली आप देंगे कहाँ इस्लामिक स्टेट में? नहीं मतलब नहीं, उसमें भी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। होल्ड ऑन, उसमें भी ऐसा होता है। देखें कि अगर आप मान लीजिए ज़कात दो तरह की होती है, दो तरह के वेल्थ है, एसेट्स हैं। एक है लाइव स्टॉक और दूसरी वेल्थ है आपका सोना चांदी और रुपए पैसे। लाइव स्टॉक के ऊपर हुकूमत आपसे वो ज़कात वसूल करेगी, आप नहीं देंगे तो आपसे वो ज़कात जबरदस्ती ली जाएगी। नहीं आप अब रेजिस्ट करेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। एक है पर्सनल वेल्थ, सोना चांदी और आपके रुपए पैसे, उसमें गवर्नमेंट दखल नहीं देगी, वो आप ज़कात खुद दें, नहीं देंगे तो आप जिम्मेदार हैं। एक बात। दूसरी बात, मुसलमान को टैक्स भी देना है। ऐसा नहीं कि मुसलमान टैक्स नहीं देगा, और वो नहीं देगा और रेजिस्ट करेगा तो उसके ऊपर वही पेनल्टीज आएंगी जो एक गैर मुस्लिम के ऊपर आएंगी। हाँ, तो फिर दोनों ही लीगली इन्फोर्सेबल हो गए ना, जजिया भी और ज़कात भी। हाँ, लेकिन ज़कात में जो सोना चांदी और रुपए पैसे हैं उसमें गवर्नमेंट का दखल नहीं है, बट लाइव स्टॉक में है। लाइव स्टॉक में है, और पर जजिया में दोनों में है, राइट? सोना चांदी में भी और लाइव स्टॉक में भी। जिजिया सोना चांदी लाइव स्टॉक पर नहीं होता है। जिजिया सिर्फ आपके जिजिया होता है कि आप चूंकि यहाँ रह रहे हैं तो आपको वो डिपेंड करता है कि कितनी गवर्नमेंट कितना सेट करती है, लेकिन वो इतना सेट करेगी कि किसी आदमी के ऊपर बर्डन ना हो। मसलन 1 दिरहम 2 दिरहम वो आपको देने हैं, ठीक है? दिरहम जो है वो सोने का है। तो अब आप देखें कि 200 दिरहम अगर एक मुसलमान के पास है तो ज़कात वाजिब होती है 200 दिरहम, लेकिन उसको देने कितने हैं? 2.5%, यानी 200 दिरहम में से 5 दिरहम उसको ज़कात के देने हैं हर साल। एक जिजिया कितना है? जिजिया 1 दिरहम या 2 दिरहम होता है, तो ज़कात से भी कहीं कम है वो। जी, ओके, तो मतलब दोनों लगभग कंपेरेबल है कि मतलब जजिया जो है वो नॉन मुस्लिम को देना है, जिम्मी को, और ज़कात मुस्लिम को देना है, एंड लाइक दोनों ही लीगली इन्फोर्सेबल है। हाँ, तो वो समझा जा सकता है क्योंकि टैक्स तो हम लोग भी देते हैं कंट्री के डिफेंस के लिए और सब सोशल वेलफेयर उसके लिए, तो वो तो अंडरस्टूडेबल है। बट जो आपने कहा था कि वो मतलब ह्यूमिलिएट के लिए, तो सही कहा है उन्होंने, तो उस पर मैं क्लैरिफिकेशन इन्होंने कहा नहीं, होल्ड ऑन। ह्यूमिलिएशन और सब्जुगेशन में आप फर्क नहीं समझते हैं? नहीं समझता हूं, बट मैं तो बस मतलब इस समझना चाह नहीं रहे हैं। समझते हैं, समझना चाह नहीं रहे हैं। अच्छा, तो मतलब सब्जुगेशन के लिए होता है, पर जो है वो ज़कात सब्जुगेशन के लिए नहीं होता है। ज़कात तो इबादत है, जैसे नमाज सब्जुगेशन के लिए नहीं है। ज़कात एक, लेकिन उस सिस्टम को बाकी रखने के लिए कि मुल्क में अनार्की न फैले कि कुछ लोग ज़कात दे रहे कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, ज़कात के एक हिस्से में जो लाइव स्टॉक के ऊपर है उसमें ज़कात फोर्सफुली हुकूमत कलेक्ट करेगी, वरना जो ये ऑफेंस होगा गवर्नमेंट के खिलाफ। मुसाब, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ। ऋषि भाई देखें, ये कंपैरिजन ही गलत है। एक मुसलमान जो भी काम करता है ना, उसके सिर्फ सोशल या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं, प्राइमरीली उसका जो एस्पेक्ट्स होता है वो इबादत का होता है, यानी कि वो रब का बंदा है और इसलिए वो ये काम कर रहा है। उसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक अफेयर्स भी आते हैं। तो एक मुस्लिम की लाइफ को एक नॉन मुस्लिम के लाइफ से समझें कि ऑन्टोलॉजिकल लेवल पे कंपेयर करना ही गलत है। आप जो ये कंपैरिजन पूरा एक एक चीज में जो करना चाह रहे हैं ना, वो दुरुस्त नहीं है।
क्योंकि बहुत सारी चीजें यानी कि जो सरफेस लेवल पे आपको लगेगी कि सिमिलर है, दोनों में देखा जा रहा है कि ज़कात में भी पैसे दिए जा रहे हैं और जिज़िया में भी पैसे दिया जा रहा है, सरफेस लेवल पे सेम दिख रहा है। लेकिन दोनों का जो समझें कि यानी कि वजूदी हैसियत है ना, दोनों की जो ऑन्टोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है वो बहुत डिफरेंट है, उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते आप। तो इसलिए एक-एक चीज में सोशल लेवल पे जैसे कंपैरिजन सिखाया जाता है आजकल सोशल स्टडीज में, वो दुरुस्त नहीं है एक मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम की लाइफ पे उसको अप्लाई करना। सही, वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा जी मुफ्ती साहब, आप एक बात और कहते हैं कि मतलब जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वहां पर मतलब खिलाफत कायम होनी चाहिए, इसी से मुसलमानों की मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगी, राइट? बोले, आगे बोले। हाँ तो बट ओके, तो चलिए मान लीजिए ऐसा हो गया, पर इससे इंडिया के मुसलमान को क्या फर्क पड़ेगा? उसका क्या लेना देना होगा इस चीज से? कोई भी लेने देने नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे सारे मुसलमानों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी? उससे मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं, उससे हिंदुओं की प्रॉब्लम भी ठीक होंगी। मैं बता रहा हूं आपको, खिलाफत से हिंदुओं की प्रॉब्लम कैसे ठीक होंगी। मतलब कहीं खिलाफत कायम होगी तो उससे इंडिया में क्या फर्क पड़ेगा? मैं वही बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में फर्क पड़ेगा। इस वक्त आप पूरी दुनिया में एक खास निजाम के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस निजाम को लीड कर रहा है वेस्ट, और उस निजाम को चलाने वाले कैपिटलिस्ट हैं। जहां उनका पैसा दिखता है वहां अमन होता है, जहां पैसा नहीं दिखता वहां जंग होती है। ठीक है, यानी जो दुनिया में जो जंगें हो रही हैं वो इसलिए नहीं हो रही हैं कि आपकी आइडियोलॉजी कुछ और है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। दुनिया में जो जंगें हो रही हैं वो सिर्फ कैपिटल की वजह से हो रही हैं। यही कैपिटलिस्ट सोसाइटी की हकीकत है। अगर कैपिटल आप निकाल दें तो जंगें खत्म हो जाएंगी। आज ही पूरी दुनिया के अंदर अमन आ जाएगा, मुस्लिम देशों में भी और नॉन मुस्लिम देशों में भी। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बुनियादी वजह है, और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनको यानी कैपिटल की बुनियाद पर हवा दी जाती है। तो अगर मान लीजिए पूरी दुनिया में एक मजबूत ब्लॉक खिलाफत की बुनियाद पर यानी खुदा का निजाम कायम होता है, तो खुदा का निजाम पैसे के बुनियाद पर नहीं चलता है। खुदा का निजाम उसूलों के ऊपर, इंसाफ के ऊपर मबनी है। डजंट मैटर कि वहां कैपिटल इन्वॉल्व है या नहीं। तो अगर मान लें कि पूरी दुनिया के 50 मुल्क एक ब्लॉक बनाकर इंसाफ खुदा के उसूलों की बुनियाद पर कायम करते हैं, तो उसका फायदा उठाने वाली दुनिया की हर कंट्री होगी, और हर कंट्री में बसने वाले लोग होंगे, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। आज आप खुद देख लीजिए कि आप किसी भी मुल्क में रह रहे हो, लेकिन आपके ऊपर 50% जो टैक्सेस लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने आपको, आपके मुल्क को कर्जा दिया है। अब उसने ये पॉलिसी भी तय कर दी है कि कर्जा वसूल इस तरीके से किया जाएगा कि हर एक बंदे को इतने इतने टैक्सेस देने हैं। 50% से ज्यादा टैक्सेस IMF और वर्ल्ड बैंक की वजह से लगते हैं। ये दोनों टूल्स किसके हैं? कैपिटलिस्ट के हैं। आपने कैपिटलिज्म को खत्म कर दिया, 50% टैक्सेस तो आपके वहीं खत्म हो गए। तो आपको जो टैक्स देने पड़ रहे हैं, आप किसके लिए कमा रहे हैं? आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए कमा रहे हैं। आप अपने लिए कमाइए, ये है फर्क। नहीं तो बट वो सिस्टम इंडिया में मतलब कैसे लागू होगा जब इंडिया में खिलाफत है ही नहीं? मैंने बताया ना आपको कि जब अब आप देखें कि क्या इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन इंडिया में गवर्न करती है, नहीं करती। लेकिन यूनाइटेड नेशन के तहत IMF है, सुन लीजिए, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसके उसूलों को इंडिया को या जो भी फिलीपींस है, दुनिया में दूसरे ममालिक हैं, सबको फॉलो करना पड़ता है। क्यों? चूंकि वहां से कर्जे उठा रखे हैं सूद की, होल्ड ऑन, कर्जे उठा रखे हैं सूद की बुनियाद पर। जब आप एक सूदी इदारे से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्जे उठाएंगे तो उसकी पॉलिसी आपको माननी पड़ेगी। अगर खिलाफत आती है तो वो सूदी इदारा ही नहीं रहेगा, वो खत्म। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं सब ये IMF और वर्ल्ड बैंक के कंट्रोल पे चलती हैं, राइट? ऑफ कोर्स, एनी डाउट? कोई डाउट है? तो मतलब ये नहीं, एक मिनट, इस ताल्लुक से होल्ड ऑन, इसका जवाब, कोई डाउट है? मतलब ये थोड़ा सा आपका एक फार-फेच्ड क्लेम है कि मतलब नहीं, आप ये बताएं कि IMF और वर्ल्ड बैंक दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आपके एतबार से? जी मतलब आप जैसे कह रहे हैं वैसा कोई, आप बताइए अपने एतबार से, आप क्या मानते हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज खुद तय करती हैं। जी नहीं, IMF और वर्ल्ड बैंक की बुनियाद पर पॉलिसीज तय होती हैं। डिपेंड करता है कि आपका कर्जा कितना है, डिपेंड करता है आपका कर्जा कितना है।
कर्जा नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं। कर्जा है तो आप आजाद नहीं है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आपको दुनिया में कुछ नहीं पता है। तो मतलब इस हिसाब से जो आप कह रहे हैं, तो अफगानिस्तान पे तो सबसे कम कर्जा है, राइट? इसीलिए देखो IMF कर्जा लेकर खड़ा हुआ, नहीं ले रहे हैं वो। हाँ, तो अफगानिस्तान पे तो सबसे कम कर्जा है पूरे वर्ल्ड में। ऋषि साहब, मैं आपको सवाल पूछता हूँ एक, आपको अगर ये समझ नहीं आ रही बात, मैं आपसे पूछता हूँ। एक लिबरल सेकुलर स्टेट जो है वो अपने आप को मेजोरिटी के साथ एक फासिस्ट स्टेट में तब्दील होना चाहे, तो क्या ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है ना, अब ये कह रहे हैं कि ममालिक जो है कंट्रीज इंडिपेंडेंट है, तो एक लिबरल सेकुलर स्टेट अगर मेजोरिटी के साथ, नहीं कुछ ना करें आप, अभी आप कह रहे थे कि एकदम पूरा इंडिपेंडेंट है कंट्रीज, ठीक है, तो एक लिबरल सेकुलर स्टेट जो है वो मेजोरिटी के साथ फासिस्ट स्टेट में तब्दील होना चाहे, तो क्या UN जो है वो उसकी इजाजत देता है? देखिए, कुछ मतलब इंडिपेंडेंस नहीं, आप देखिए नहीं, मुझे हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिए ना। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो कर ले भाई, वो जो है वो फासिस्ट स्टेट में तब्दील हो जाए, वो लिबरल सेकुलर स्टेट से फासिस्ट स्टेट में तब्दील हो जाए, वो क्या दिक्कत है फिर? अगर मसलन पाकिस्तान जैसा मुल्क है वो कुछ कम इंडिपेंडेंट, कोई भी XYZ ले लें आप, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में आपको ज्यादा दिलचस्पी है और कॉन्सेप्ट में आपको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मुझे लग रहा है। आप XYZ कोई भी एक मुल्क ले लें जो एक लिबरल सेकुलर मुल्क है, एक मान लीजिए एक कंट्री है जो लिबरल। ऋषि भाई ये भी एक दलील है इस बात की कि एक इंसान अपने IQ लेवल को बढ़ाना नहीं चाह रहा है, चूंकि वो 2-4 मुल्कों के अंदर में अपने आप को महदूद किए हुए है कि बस मैं इसी मुल्क की बात करूंगा। आप कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें, छोड़ दीजिए पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के नए स्ट्रीम में अक्सर लोग बैठे हुए, मेरे ख्याल से बसारत भाई को छोड़कर सब इंडियन ही है, ठीक है। हम लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की होल्ड ऑन हम इस तरह की डिविजन्स के ऊपर में अपने आप को तकसीम नहीं करते हैं। असल बात क्या है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें। बंदा कहीं का भी हो सकता है। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं मुसलमान हूं, आप मुसलमान नहीं हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हो रही है ना, उस पर बात कीजिए। आप तो नेशन स्टेट को मानते ही नहीं है, तो फिर आप जो है पाकिस्तान को अपना मुल्क मतलब ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के नहीं है, तो ये तो पाकिस्तान के वजूद को तो मानना पड़ेगा ना, या उसके वजूद को भी मानने से इनकार कर दें? नहीं, वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो मैं वही बात कर रहा हूं, आपको असल में हमारी बातें समझ में भी नहीं आती हैं। थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, IQ लेवल को डेवलप करने की जरूरत है। वो इसलिए कि जब हम नेशन स्टेट के खिलाफ ये कहते हैं कि ये नजरिया गलत है, तो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हम कौन सा कुछ मुल्कों के खिलाफ जंगे छेड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे, वीजा लेकर जाएंगे। वीजा लेकर जाने का मतलब यह है कि हम उस एक मुल्क का पासपोर्ट हमारे पास है। इसका मतलब यह है कि हम नेशन स्टेट के वजूद को मान रहे हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छा नहीं समझते। दैट्स द पॉइंट। हम एक नजरिए पर बात करते हैं, आप नजरिए पर बात नहीं करना चाहते। अब आप जवाब दीजिए आसिम भाई के सवाल का। एक लिबरल कंट्री है, वो फाशिस्ट बनना चाहती है और मेजोरिटी ओपिनियन से यूनाइटेड नेशन उसको अलाउ करेगा या नहीं करेगा? जी, कई कंट्रीज ऐसा हुआ है। ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो क्या जी था? तो यूनाइटेड नेशन ने तो फौरन वहां पर रेड कारपेट बिछा दिया था और एकदम। ईरान पे कितने सैंक्शंस लगे हैं ऋषि भाई? नहीं, कहाँ आसिम भाई, एक भी सैंक्शन नहीं लगा। ईरानी तो मजे कर रहे हैं भाई, कहाँ सैंक्शन लगे? नहीं, कोई सैंक्शन नहीं लगा ऋषि भाई, कोई सैंक्शन नहीं लगा। यूनाइटेड नेशन ने एकदम उसको कबूल कर लिया और कहा कि रेड कारपेट आपके लिए, ये लो गार्डलैंड। और मुफ्ती साहब, इसमें ये भी है कि भाई ईरान ने अपने आप को फासिस्ट कंट्री कहा, वो तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक है वो तो। जी भाई ऋषि साहब, उसका जो ऑफिशियल स्टेटस है वो तो रिपब्लिक का है। ईरान ने क्या कहा कि हम एज अ फासिस्ट कंट्री जो है आपसे UN में अप्लाई किया उन्होंने, एज अ रिपब्लिक कंट्री वो वहां बैठी है। नॉर्थ कोरिया भी खुद को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहता है। तो पता है आपको, नॉर्थ कोरिया UN का पार्ट नहीं है, आपको ये भी नहीं इल्म है? फिर नॉर्थ कोरिया को साइड किया हुआ है पूरी दुनिया ने, UN ने भी साइड कर रखा है। UN का पार्ट नहीं है नॉर्थ कोरिया? आर यू श्योर? आप चेक करिए एक दफा। नॉर्थ कोरिया UN का पार्ट नहीं है। हाँ, आप चेक करिए एक दफा, आपको बेसिक जनरल नॉलेज देना पड़ेगा लग रहा है मुझे। एक मिनट, तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वो पार्ट नहीं है UN का? चेक कर लेते हैं ना। Yes, North Korea is a member of the United Is a member of the United Nation है। उसका
हाँ उसका पार्ट है, जी हाँ, लेकिन उसके ऊपर बहरहाल सैंक्शंस हैं। The UN Security Council has passed several resolutions on North Korea, including Resolution 825, urged North Korea to remain a party to the NPT and honor its non-proliferation obligations। ठीक है, तो ये जो है खैर एक अलग डिबेट हो गई है, वो नॉर्थ कोरिया ये देख वो उसको फिर कब मिला है, ये सब कुछ देखना होगा। यूएसएसआर के बाद जो है उसको शामिल किया गया 1991 में। 1991 में डिबेट रही है, ठीक है ना। तो नॉर्थ कोरिया को मतलब पार्ट बना के भी उसको अछूत बनाया हुआ है पूरी दुनिया ने, सिर्फ इस वजह से कि वो लिबरल फ्रेमवर्क में, लिबरल सेकुलर फ्रेमवर्क में जो है वो फिट नहीं बैठता, तो उसको अछूत बनाया हुआ आपने पूरा। बिल्कुल, ये कहना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया एक अछूत मुल्क है लिबरल सेक्युलर स्टेट्स के मुकाबले में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका पॉलिटिकल सिस्टम वो अलग पेश करता है, जो कि मतलब तो अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम अलग रखे तो वो अछूत होना चाहिए? जी मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। तो फिर कोई तो चले, आपने हमारी इस बात की तस्दीक कर दी है कि दुनिया ऋषि भाई, ना मैं चला रहा ना आप चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं कैपिटलिस्ट, और वो कैपिटलिस्ट के जो लिबरल निजाम को, चाहे वो कैपिटलिज्म हो या लिबरल पॉलिटिक्स हो, उसको फेवर करते हैं, वो दुनिया चला रहे हैं। राइट, ये मान लिया या नहीं माना? जी ऑफ कोर्स। अब अगर कोई भी मुल्क इस दुनिया में रिस्पेक्ट उसको चाहिए तो उसको लिबरल जो मॉरल वैल्यूज हैं वो, और इसी तरीके से कैपिटलिज्म अपने मुल्क में लाना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर सैंक्शंस लगे रहेंगे। इसमें कोई शक ही नहीं है कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को जो भी अपोज करेगा वो तो ठीक है, तो बस अब बात हो गई खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक ब्लॉक 50 मुल्कों का बनता है कि जहां इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर वो ब्लॉक पूरी दुनिया में मसलन अपना पैगाम लेकर जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुल्क होंगे जो उस ब्लॉक के साथ फ्रेंडशिप कायम करेंगे और इस लिबरल ऑर्डर के जुल्म से निजात मिलेगी, न सिर्फ उन मुल्कों को बल्कि उस मुल्क में बसने वाले हर इंसान को। ये फायदा है। कुछ मुल्क करें, बट कुछ मुल्क जो है वो उसको अपोज भी करेंगे। जो मुल्क अपोज करेंगे तो दुनिया के अंदर एकदम बाइपोलर सिस्टम कायम हो जाएगा, यानी दो पोल्स होंगे। अभी क्या है, एक सुपर पावर है, आप उसके साथ हो या उसके खिलाफ हो। जब आप दुनिया में दो सुपर पावर्स होंगी तो जरा जो निजाम है वो मेंटेन होकर रहेगा ना। अभी तो मेंटेन नहीं है, अभी तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। हमारी बात इस पर पहले भी हो चुकी है। मेरा ऐसा कोई अपोजिशन जो मतलब मेरा जो है वो इस्लामिक सिस्टम पर है, इस्लाम एज ए रिलीजन पर नहीं है। क्योंकि इस्लामिक सिस्टम अगर लागू हो जाता है, एक तो पहली बात ये लागू होना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि 50 मुस्लिम कंट्री एक साथ हो जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। इवन सऊदी अरब और यूएई एक ना होंगे, जिनकी एक लैंग्वेज है अरब, जिनका एक मतलब वही वहाबी इस्लाम। ठीक है, हमने मान लिया कि एट दिस सुनिए दोबारा हम कंट्रीज में चले गए कि वो ऐसा है वो ऐसा है। हम किसी मुल्क के बारे में बात नहीं करते कि फला ऐसा फला ऐसा, हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। एक थॉट प्रोसेस मैं आपके दे रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया तो, आपने भी तो थॉट प्रोसेस हमें दिया ना, अगर खिलाफत आ गई तो आप ही ने तो थॉट प्रोसेस दिया। तो थॉट प्रोसेस के ऊपर बात हो रही है कि अगर निजाम आ गया तो उसके ये फायदे हैं। अब वो निजाम कैसे आएगा, उसमें कितने मुल्क आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये ना मेरा डिस्कस करने का काम है ना आपके डिस्कस करने का काम है। ये हमारे स्कोप से बाहर की चीज है। मैं भी पॉलिटिशियन नहीं हूं, आप भी नहीं है। नहीं, क्योंकि ये बस एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो ईरान इराक की जंग ना होती, पाकिस्तान फिर दोबारा पर्टिकुलर इश्यूज के ऊपर आ गए। कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर टिकना नहीं जानते हैं। कॉन्सेप्ट के ऊपर टिके कि अगर ये थॉट प्रोसेस आपने दिया है कि खिलाफत आ गई, तो आपने पूछा कि इंडियन मुस्लिम का क्या फायदा होगा। मैं कहता हूं कि इंडियन मुस्लिम का नहीं, इंडियन हिंदू का भी फायदा होगा, इंडियन जैनी सिख क्रिश्चियन और दुनिया के हर बाशिंदे का फायदा होगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इससे जो है वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बदल जाएगा। राइट, बिल्कुल बदलेगा। आप अगर अमेरिका में रहते हैं तो आप जरा सा 4-8 महीने बैंक का जो सूद आपने उठाया हुआ है वो ना देकर देखें तो देखें फोरक्लोजर के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी कैसे निकलती है, आपके घर से छत कैसे उड़ती है। ये कैपिटलिस्ट जुल्म है कि आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपकी तनख्वाह जो है मसलन महीने की $3000 है, लेकिन आपको बताया जाता है कि आप $2000 पर मंथ अगर मकान लेंगे तो आपको मसलन 2 या 3 बेडरूम का मकान मिल जाएगा। आपकी जो सालाना सैलरी है मसलन $50,000 है, आप मकान अफोर्ड कर रहे हैं $500,000 का। भाई कहां से लाएंगे? सूद देगा।
सूदी कर्जे आपको मिलेंगे, और उसके बाद जब आप सूद देना छोड़ देंगे तो वो छत उठा के ले जाएंगे आपके सर से। अब आप खड़े हो गए बीच रास्ते पे। ये कैपिटलिज्म का जुल्म है भाई। आप नहीं देखते अमेरिका में? आप सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर ज़ॉम्बीज नहीं देख रहे हैं? ये कौन लोग हैं? कि ये सारे वो लोग हैं कि जो फोरक्लोजर के मारे हुए इस वक्त सड़क के ऊपर होमलेस हैं, और वहां जाकर वो ड्रग्स का शिकार हो गए हैं। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सैन फ्रांसिस्को कैपिटल है होमलेस लोगों की, सबसे ज्यादा है। जी, मैं आपकी बात समझता हूँ कि इस सिस्टम में मतलब बहुत सारे फ्लॉज हैं और बड़ी इनइक्वालिटी भी है कि टॉप 1% के पास जो है वो 60% वेल्थ है, और बाकी जो मतलब लेकिन इसके बावजूद आप इस सिस्टम को सबसे अच्छा समझते हैं भाई। आप ये कहते हैं कि सिस्टम को सलाम, क्योंकि जो भी कुछ है मतलब इस सिस्टम में जो है बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। बहुत सारी अच्छी बातें तो भाई तवाइफ के कोठे पर और शराब खाने में भी मिल जाएंगी। और कोई सिस्टम है नहीं इसके मुकाबले जो कि टिक सके और जो कि अच्छा हो। दैट इज द प्रॉब्लम कि आप दूसरे सिस्टम को गुज़िश्ता 100-200 साल से चूंकि प्रैक्टिकली जज नहीं किया गया, उसको टेस्ट नहीं किया गया, तो आपने सोचा कोई दूसरा टिक नहीं सकता। इसको बोलते हैं कि आप अपने प्रेजेंट में ही जीना चाहते हैं, आप अपने पास से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। प्रेजेंट जो है ना, आप उसको रियल समझिएगा, भाई यही है बस हकीकत, जो मैं देख रहा हूं वही हकीकत है, उसके अलावा ना मुझे दाएं देखना है ना बाएं देखना है। तो ये आईक्यू तो घोड़े का होता है, घोड़े के इधर लगा दिए जाते बस वो सामने देखता है, नहीं, ना दाएं ना बाएं। इस्लामिक सिस्टम में जो है पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे नॉन मुस्लिम्स को, तो जो है फिर वो इसके पीछे एक और रीजन है ऋषि साहब, इसके पीछे एक और रीजन है कि आपकी जो कोर आइडियोलॉजी है उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कैपिटलिज्म से बेहतर लगे आपको। हाँ, बात ये जो अच्छा सिस्टम है, ऋषि एक सवाल पर्सनल पूछता हूँ, आप अमेरिकन सिटीजन हैं? आपको पता है? नहीं है। आप उस पर है ना B1 H1B पर? यस H1B पर हैं। आपको पॉलिटिकल राइट्स है अमेरिका में? नहीं है। क्यों? ये बात पहले वेट नहीं, एक मिनट, क्यों नहीं है भाई? इतने साल से आप यूएस में रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे से हॉस्पिटल, स्कूल, सड़कें बन रही हैं, और आप अकेले नहीं हैं, मिलियंस ऑफ लोग हैं H1B वीजा पर अमेरिका में। आपको पॉलिटिकल राइट्स क्यों नहीं भाई? जी, किधर है आपके पॉलिटिकल राइट्स? पैसा तो दे रहे हैं, और आप मुझसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। होल्ड ऑन, आप मुझसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। किधर चले गए? हजरत मैं वही कह रहा था, ऋषि भाई आप बोल रहे होंगे मैं नहीं बताऊंगा। जी, तो भाई होता यह है कि मैं एज ए यूएस सिटीजन, और मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यूएस सिटीजन हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, वो टैक्स H1B लोगों के मुकाबले में कम देते हैं, उनको टैक्स कट्स ज्यादा हैं, और टैक्स और पॉलिटिकल राइट्स भी हैं। आपसे टैक्स पूरा वसूला जाता है, आपको पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जाता। फिर आप कहते हैं कि अरे इस्लामिक सिस्टम में जो है गैर मुस्लिमों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। आपको क्यों नहीं है भाई? मेरे ख्याल से चले गए। ऐसी फिलोसफी से बिलोंग करते हैं हजरत की जहाँ पे उनके ही कर्म सिद्धांत को मानने वालों को कुछ राइट्स नहीं दिए जा रहे। जी, वो कह रहे। आवाज नहीं आ रही भाई। ऋषि अगर है तो हाँ, कौन आया है भाई? अब ऋषि साहब आए। ऋषि जी भाई, आपसे भी तो बात हुई थी। जी मुफ्ती साहब, क्या हाल है? हाँ बिल्कुल ठीक। तो वो उस दिन आप चले गए थे, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आप अमेरिका में रहते हैं H1B वीजा पर, आपको कितने पॉलिटिकल राइट्स हैं? टैक्स तो आप मेरे से ज्यादा देते हैं परसेंटेज के एतबार से कह रहा हूं, तो पॉलिटिकल राइट्स आपके कितने हैं? जी पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। क्यों नहीं है? आपको तो सिटीजन नहीं, एक मुल्क में आप टैक्स दे रहे हैं, और अभी आप लाइन में लगे होंगे ग्रीन कार्ड के, पता नहीं आपको 20 साल में भी मिलेगा कि नहीं, ठीक है, ये तो आप मानते हैं। हाँ। तो 20-25 साल तक के आप टैक्स देंगे। इमेजिन करें कि आप अपनी इनकम की 20 to 25% टैक्स में दे रहे हैं, ऑल काइंड ऑफ टैक्स, वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी है और इसी तरीके से इनकम टैक्स भी है। तो $100 पर $25 गवर्नमेंट ले गई और आपको राइट के नाम पर दिया ठेंगा। तो फिर आप कैसे ऐसे निजाम को आला तरीन निजाम, एक बेहतरीन निजाम कह सकते हैं कि जो आपको कुछ ना दे इन रिटर्न?
मैं उसी पर आ रहा हूँ। ले सब कुछ। इसमें देखिए सबसे बड़ा फ्लॉ ये है आप लोगों की थिंकिंग में कि जो पड़ोस में रहने वाला हिंदू वो हमारे बराबर नहीं है, पर एक नाइजीरिया में रहने वाला मुसलमान वो हमारे बराबर है। नहीं, ये एक इमोशनल बात हो गई, ये सबसे ये बड़ी एक इमोशनल बात हो गई है खाली। नहीं, ये सही डजंट बात मैटर। आप असल It ये does बताएं matter. कि नहीं, सुने, आप ये बताएं, चूंकि बात हो रही थी जिजिया पर, और अब मुझे वो वाली वीडियो और ये वाली वीडियो काट के एक साथ लगानी पड़ेगी, क्योंकि आधे लोगों को क्या 90% लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि नहीं, आप बैकग्राउंड बोल सकते हैं। हाँ, ऋषि साहब से मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, और इन्होंने इस्लामी निज़ाम हुकूमत के ताल्लुक से और जो इस वक्त लिबरल निज़ाम हुकूमत है उसके ताल्लुक से बात की, और उन्होंने कहा था कि इस्लामी निज़ाम अगर दुनिया में राइज हुआ तो उससे गैर मुस्लिमों को, खुसूसन इंडिया में गैर मुस्लिमों को या और भी दूसरे ममालिक में क्या फायदा होगा। तो मैंने इस पर यह जवाब दिया था कि अगर दुनिया में एक ब्लॉक, बड़ा पावरफुल ब्लॉक इस्लामी निज़ाम के तहत आता है तो उससे फायदा यह होगा कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म श्रिंक होना शुरू होगा, और कैपिटलिज्म की वजह से जो जंगें होती हैं, बम मारे जाते हैं लोगों के ऊपर, और जो असलहे का कारोबार होता है महज इसलिए कि कुछ लोग जो असलहा बनाने वाले हैं, वेपन्स बनाने वाले हैं, वो थ्राइव करें और उनकी दौलत बढ़े, इसलिए लोगों के हाथों में असलहा थमा दिया जाता है और एक दूसरे को मारते हैं। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और दुनिया में इंसाफ प्रिवेल करेगा, ये मेरा दावा था, और इस पर बात हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इस्लामी निज़ाम का जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि गैर मुस्लिमों को उसमें राइट्स नहीं मिलते हैं। और ये मैं पहले ही बता दूं कि उसी वीडियो में ये भी बात हो गई थी कि गैर मुस्लिम जिजिया देते हैं और जिजिये की बुनियाद पर उनको पूरे राइट्स मिलते हैं जो मुसलमानों को मिलते हैं, और ये इस मौजू पर मैं कई मरतबा बात भी कर चुका हूं। तो अब बात यहां आती है कि हमने हमारे ऋषि भाई से, प्यारे प्यारे ऋषि भाई से पूछा कि भाई आप अमेरिका में रहते हैं H1B वीजा पर। H1B वीजा का मतलब है ये यहाँ वर्क वीजा पर रहते हैं और यहाँ पर टैक्स देते हैं, उसी तरह टैक्स देते हैं जैसा कि एक आम शहरी देता है, बल्कि उससे ज्यादा टैक्स देते हैं, आम शहरी से ज्यादा नहीं देते, यानी मुझसे ज्यादा ये टैक्स देते हैं। अमाउंट में नहीं कह रहा हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन परसेंटेज में जरूर देते हैं। मुझे जितना टैक्स कट मिलेगा इनको नहीं मिलेगा, तो इनको कोई राइट नहीं है। तो भाई राइट तो आपको भी नहीं है ना, तो फिर आप उस पॉलिटिकल निजाम को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जी, अब आप बात आगे करें। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि इधर पर टेरिटोरियल और कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म है, आप क्या रिलीजियस नेशनलिज्म है, आप क्या पड़ोस में रहने वाला हिंदू, इससे क्या फर्क पड़ता है? बराबर नहीं है आपके उसमें। महज इसलिए कि कोई चीज रिलीजियस है, क्या वो इसलिए बुरी है? आप कैसे कह सकते हैं कि जो है ये आपका इमोशनल आर्ग्यूमेंट हुआ ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि महज इसलिए कि कोई चीज रिलीजियस है, महज इसलिए वो बुरी होगी? ये क्या बात हुई? बस ये मैंने कह दिया ना कि पड़ोस में रहने वाला हिंदू बराबर, मैंने कह दिया इसलिए सही है, ये क्या बात में रहने वाला हिंदू बराबर, मुसलमान। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किसी चीज का रिलीजियस होना बुरा होना होता है, ये दोनों इक्वल है। मैंने आपको कह दिया है कि चले मैं भी मुफ्ती साहब इनसे एक बात कहूंगा, जैसे कि अभी एक डिस्टेंस का हवाला दे रहे हैं ना, तो फिर मैं ये सेम एतराज कर सकता हूं कि जो एक नेशनलिज्म में मानता है, फॉर एग्जांपल इंडिया के हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको बहुत से बॉर्डर्स मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर चाइना के जो बॉर्डर है वहां पर 2 विलेजेस होते हैं, वो आपस में बिल्कुल नजदीक रहते हैं, उनके बीच में शायद ही कोई बाउंड्री होती है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बॉर्डर पे जो आपस में चाइनीज और इंडियन जो 1 किलोमीटर कम से डिस्टेंस में आपस में रहते हैं, उस इंडियन के लिए एक चेन्नई में रहने वाला इंडियन ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है बनिस्बत उसके जो उसके नेक्स्ट डोर रहता है। जी, हम टेरिटोरियल नेशनलिज्म को मानते हैं, बस आप रिलीजियस नेशनलिज्म। ये आपका दावा हुआ ना भाई, आप ये ना कहें कि हम चूंकि मानते हैं इसलिए वो सही है, वो आप माने। कोई भी आपको इसलिए बुरा नहीं कहेगा या गलत नहीं कहेगा कि आप किसी चीज को मानते हैं, वो आप माने, आपको राइट है। भारत का पार्टीशन इसी सोच, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं मानता हूं इसलिए वो चीज बेहतर है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्शन आएगा कि फिर अब आप उसके बेहतर होने को साबित कर दें। मैंने आपको आप ही की एग्जांपल दे दी और आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। पैन इस्लामिज्म, इसी वजह से भारत का पार्टीशन हुआ। मैंने आपको आपकी एग्जांपल दे दी। अब देखें, अब आपके पास चूंकि कोई जवाब नहीं है तो अब आप इन चीजों पर उतर आए। पैन इस्लामिज्म, भारत का पार्टीशन हुआ, फला ढिका, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम आज उसका तज्जिया या उसकी एनालिसिस करने बैठेंगे तो बहुत सारी ओपिनियन होंगी। हो सकता है कि मेरी ओपिनियन आपके साथ लाइन करे, मैं पहले ही बता दूं, ये है ना, हो सकता है। लेकिन आप सरहद के पार दूसरे लोगों से बात करेंगे तो उनकी ओपिनियन कुछ और होगी। इसलिए जो पास्ट में हो गया उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है या उस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। असल ये कि आज के दौर में या आगे चलकर फ्यूचर में
क्या निजाम बेहतर है। मैं इसीलिए उस दिन भी मैंने आपसे बोला था कि आप इस बात के आदि अपने आप को बनाएं कि उसूली गुफ्तगू करें, यानी प्रिंसिपल्स और थॉट्स के ऊपर बात करें, फिलोसफीज के ऊपर बात करें। पर्टिकुलर एग्जांपल न दें, अमेरिका और नाइजीरिया और पाकिस्तान में ये हो गया था और इंडिया पाकिस्तान करने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। नहीं, तो मैं आपकी आइडियोलॉजी पर ही बात कर रहा था। आइडियोलॉजी पर नहीं कर रहे ना आप, पूरी तौर पर जो है इंडिया पाकिस्तान पर आ जाते हैं। जैसे गोदी मीडिया के एंकरों का 1 मिनट पाकिस्तान के जिक्र के बगैर पूरा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं से मुतासिर हैं। नहीं, मैं पैन इस्लामिज्म के उसमें बोल रहा था, मुझे कोई लेना देना नहीं है गोदी मीडिया से। ठीक है, चले इसी को ले लें। पैन इस्लामिज्म जो है यानी पूरी दुनिया में जहां जहां मुस्लिम, चूंकि आपका जो क्वेश्चन था वो मुस्लिम ममालिक के ताल्लुक से था, गैर मुस्लिम ममालिक के ताल्लुक से नहीं था। मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक हो और एक उनका निजाम हुकूमत हो, आप इसको इसलिए रिजेक्ट करते हैं कि ये मजहब के नाम पर है, राइट? नहीं, तो इससे तो मतलब उम्मत में तो इंडिया के मुसलमान भी आते हैं ना, कि नहीं आते हैं? नहीं, वो आते जरूर हैं, लेकिन वो सिटीजन नहीं होंगे ना जब तक कि हिजरत करके वहां मूव नहीं होंगे। कोई भी इंडिया का हो या वो लीबिया का, उसका फिलीपीन का हो, डजंट मैटर। वो जब तक के उनकी टेरिटोरी में नहीं जाएगा उनको कोई राइट्स नहीं मिलेंगे जो इस्लामी हुकूमत में मिलते हैं। सीधी बात है। हाँ, तो फिर ये बात ही बेमानी है हम लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो ये तो आपने शुरू की है ना। हम बात कर रहे हैं, हम इसीलिए आइडियोलॉजी पर बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए इंडिया, फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, मैं करता हूं आइडियोलॉजिकल, कि क्या चीज बेहतर है, क्या चीज बेहतर नहीं है। सिर्फ निजाम की बात हो रही है यहां। न मैं और न आप किसी भी निजाम के खिलाफ खड़े हुए नहीं है, यानी एक्टिवली कोई ना तो मैं कर सकता ना आप कर सकते। हम सिर्फ बात कर सकते हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपको जो बेवकूफ बनाया गया गुज़िश्ता 100-150 साल से कॉलोनियलिज्म के बाद, और ये बताया गया कि आपके पास सिर्फ एक ही पॉलिटिकल निजाम है कि जिस निजाम के तहत आप थ्राइव कर सकते हैं। और होता क्या है कि उस निजाम से में रहने वालों के जरिए टैक्स लेकर कैपिटलिस्ट का पेट भरा जाता है। गुज़िश्ता 100-150 साल से ये हो रहा है। पहले इंपीरियलिस्ट और इसी तरीके से जो कॉलोनियलिस्ट थे वो करते थे, आज पोस्ट कॉलोनियलिस्ट ये काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ उसके ताल्लुक से अवेयरनेस पैदा करते हैं कि नहीं, दुनिया में एक निजाम ऐसा भी है जो आपको कहीं ज्यादा इंसाफ और अदल दे सकता है। दैट्स ऑल। मुझे बोलने देंगे? नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास यही निजाम था। हमारे पास आजादी थी किसी भी निजाम को अपनाने के लिए, बट हमने विलिंगली जो है और काफी सोच विचार के बाद इस निजाम को अपनाया। ऐसे नहीं है कि किसी ने मजबूरी में हमें दे दिया। हमारे पास आजादी, सही बात है, बिल्कुल सही। और हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और तमाम लीडरान ने, सबने मिलके जो है इस निजाम को अपनाया। ऐसी कोई इख्तिलाफ नहीं है। और आप एक बात और कहते हैं कि एक कोई मुआहिदा हुआ है हिंदू मुसलमानों के बीच, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई मुआहिदा नहीं है हिंदू मुसलमानों के बीच। मौलाना आजाद कोई मुसलमान लीडर नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है कोई? नहीं, उसके कुछ जो है बाइंडिंग है, कुछ बाइंडिंग नहीं है। नहीं, जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग क्यों है? क्योंकि वो लॉ है और लोगों ने कबूल किया है उसको। हाँ, मुआहिदा हो गया। इसी को मुआहिदा कहते हैं। मुआहिदे के लिए जरूरी नहीं है कि आप लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन में डालें। उस सेंस में कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है किसी भी नेशन का। अमेरिका का हो, वो फ्रांस का हो, वो इंडिया का हो, वो कहीं का भी हो, वो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है बाय डिफॉल्ट। उसमें चाहे कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज ना आए, मुआहिदे का लफ्ज ना आए। अगर आप इतना भी नहीं जानते तो फिर आप इन मौजूआत पर गुफ्तगू करना छोड़ दीजिए। बात सुनेंगे आप? जी, मैं ये कह रहा था कि मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू बैठे और मुसलमान बैठे और उन्होंने ये कोई नहीं कह रहा है। बात ये है कि मुसलमान लीडर नहीं थे। ये कोई नहीं कह रहा है। और दूसरी बात ये कि आपको, आपकी जो नॉलेज है ना हिस्ट्री की, वो बिल्कुल जीरो इस माना अगर है कि आपको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ मौलाना आजाद बैठे थे। भाई जमीयत उलमा जो इस वक्त मुसलमानों की नंबर के एतबार से सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फुल रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। आपको मालूम होना चाहिए। और आप ऐसे कहते हैं जैसे मतलब मजबूरी में किया, कहाँ जाते? नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी भाई। मजबूरी होती तो वहां टिकना, वो टिकते क्यों सारे मुसलमान? कोई मजबूरी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और उस बाइंडिंग डॉक्यूमेंट को मुसलमानों ने करोड़ों की तादाद में कबूल किया। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। इसमें क्या गलत है? और मैं ये भी कह दूं आपसे कि जो मुसलमान मेंबर थे वो सबसे ज्यादा इंथुजियास्टिक थे सेक्युलरिज्म के लिए। ठीक है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई। बात ये हो रही है कि अगर किसी, आज आप दो निजामों में कंपेयर करें तो कौन सा निजाम ज्यादा बेहतर है? दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
कोई भी आप मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं इंडिया में मेरे पास इंडिया में वोट देने का राइट नहीं है, मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूं, ठीक है। तो मैं अपने आप को किसी एक मुल्क में नहीं बांध के चलता कि भाई चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है लिहाजा वो ग्रेट है। ये क्या बात हुई? कॉन्स्टिट्यूशन तो लिबरल है, वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फ्रेंच एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। अंबेडकर ने खुद तो नहीं गढ़ा था ना, जो यूरोपियन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था, उन सबको पढ़कर एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और लोगों ने उसको इत्तेफाक कर लिया। या उनकी एक जो उसका क्लॉज है वो उनकी जहन की पैदावार नहीं है, वो सारा का सारा यूरोप से ही कॉपी किया हुआ है ना ऑलरेडी। आप भी मानते हैं इस चीज को। तो इसलिए हम जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उस पर बात कर रहे हैं, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, और इसीलिए नहीं है, वो हमें सही लगा, इसीलिए हमने उसको अडॉप्ट वो ठीक है भाई, वो उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो चीज आपको सही लगेगी आप वही करेंगे, लेकिन जब आप ये कहेंगे आप दूसरी चीज को सही नहीं कह सकते तो फिर इख्तिलाफ होगा। हम आपकी इस एक्सट्रीमिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं, बात ये है सिर्फ। नहीं तो मैंने कह दिया ना कि पैन इस्लामिज्म आता ही आता है आपकी सोच में, उसके बिना आप चल ही नहीं सकते हैं बिना पैन इस्लामिज्म के। तो हम ये भी इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपकी सोच में आता ही आता है, उसके बगैर आप चल नहीं सकते। 100% आता है। तो बस बात खत्म हो गई, फिर आप हमें पूरा क्या को कह रहे हैं? आप भी अगर आप भी उसी सोच के हामिल हैं और वही सोच आप भी रखते हैं तो फिर आप किसी दूसरे को गलत नहीं कह सकते। नहीं तो नहीं बराबर है ना, मतलब आपके नॉन मुस्लिम्स आपके निजाम में। जी। तो वो इसी तरीके से जैसे H1B वाले बराबर नहीं है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है, ये रहेगी हमेशा। हाँ, यानी H1B वाले बराबर नहीं है, ये बात मान लेते हैं। हाँ तो ये हमेशा ये क्लिप रहनी चाहिए। आपने ये मान लिया कि H1B वाले अमेरिका में बराबर नहीं है और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब रही बात, होल्ड ऑन, ये क्लिप तो रहेगी। अब आप, ताकि मैं आगे की बात मुकम्मल कर दूं, रही बात एक इस्लामी निजाम में गैर मुस्लिमों की, तो मैं एक मर्तबा नहीं, मेरे ख्याल से तो मुझे 1000 मर्तबा तो मुझे मैं कह सकता हूं सेफली कि मैंने इस बात को कहा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत क्या थी कि लहुम मालिल मुस्लिमीन व अलैहिम मा अलल मुस्लिमीन, जिम्मियों के ताल्लुक से कि इनके वही हुकूक है जो मुसलमानों के और वही जिम्मेदारी है जो मुसलमानों की। कहा ये आखिरी वसीयत है भाई, पॉलिटिकल राइट्स तो है नहीं, ये आखिरी, और वो जिम्मेदारी और हुकूक में आता क्या है? पॉलिटिकल राइट्स है, उसमें राइट्स भी आते हैं, उसमें राइट्स भी आते हैं। और रही बात ये कि पॉलिटिकल राइट्स का मतलब अगर आप ये कहते हैं कि लोगों को प्रोटेस्ट का हक होना चाहिए, इलेक्शन पार्टियां होनी चाहिए, वो तो मुसलमानों को भी नहीं है। वो इस्लामी निजाम में ये सब चीजें होती नहीं है। नहीं पॉलिटिकल, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं लेकिन आप सड़कों पर हंगामा नहीं कर सकते इस्लामी निजाम में। आपने देखा कभी सऊदी अरब में एहतजाज होते हुए या कभी अफगानिस्तान में एहतजाज होते हुए देखा है? नहीं, और मुफ्ती साहब, बाय द वे, इफ बाय पॉलिटिकल राइट्स ही मींस रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन भी अलाउड है कि आप रिप्रेजेंटेशन अलग चीज है, रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल अलाउड है। असल में क्या है कि जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें लोग ये समझते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट ये है कि हम बसों को जला दें, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम वहां धरने दे दें, जंतर मंतर पर बैठे हैं बस महीनों। अच्छा, डेमोक्रेटिक राइट क्या है? व्हाइट हाउस के सामने लोग बैठे हैं महीनों से एक बुढ़िया बैठी हुई है, उसका कोई उसको सुनने वाला नहीं है। भाई ये कैसा डेमोक्रेटिक राइट है जिसका कुछ नतीजा ही नहीं निकलता? और लोग खुश हैं कि हम अपने डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, गुंजाइश नहीं है आपके यहाँ, राइट? तो अगर आप उसका फायदा बता दें तो हम भी जान लें। प्रोटेस्ट नहीं, अपनी ओपिनियन को सही प्लेटफॉर्म पर देने की गुंजाइश है। प्रोटेस्ट होता है सड़कों पर, लोगों को आजिज करके, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाकर, उसकी गुंजाइश, उससे क्या होता है? मुल्क के अंदर अनार्की फैलती है, उसकी कोई गुंजाइश इस्लामी निजाम में नहीं है। हाँ, अपनी राय आप सही प्लेटफॉर्म पर दीजिए। और चूंकि पूरा निजाम कुरान और सुन्नत पर है, इंसाफ और आदल के साथ है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप अपनी राय दें और आपकी राय कुरान और सुन्नत के मुताबिक और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए प्रोटेस्ट की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं। प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ती है जहां निजाम में नक्स हो, जहां निजाम में ऐब हो, जहां निजाम में कमी हो, वहां लोग फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और सड़कें बंद करते हैं और बिल्डिंगें जलाते हैं, बसें जलाते हैं और मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। ये हशर है डेमोक्रेसीज में। तो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल राइट्स हैं नॉन मुस्लिम्स को? पॉलिटिकल, हाँ, तो आप डिफाइन करें कि पॉलिटिकल राइट से क्या मुराद है। पॉलिटिकल राइट से अगर मुराद ये है कि आप अपनी ओपिनियन दें तो हाँ, बिल्कुल उनको अपनी ओपिनियन देने का हक है। लेकिन अगर पॉलिटिकल राइट का मतलब ये है कि वो सड़कें तोड़ें और बसें जलाएं, वो उसका हक तो मुसलमान को नहीं है। जान रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप बताएं पॉलिटिकल राइट से क्या मुराद है? किसी वो पोस्ट पे जा सकते हैं? कौन सी पोस्ट? पॉलिटिकल पोस्ट। पॉलिटिकल पोस्ट पे जो समझ लीजिए कि इंतजामी है, जिसका ताल्लुक इंतजाम से, बिल्कुल जा सकते हैं।
वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन सकते, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और सुन्नत है, तो जो आदमी कुरान और सुन्नत को ना माने वो गार्डियन कैसे बन जाएगा? और किसी पॉलिसी मेकिंग पोजीशन पे जा सकते हैं, मसलन बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी उस पे जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज दैट पॉलिसी डजंट कॉन्ट्रडिक्ट द कुरान एंड सुन्ना। क्योंकि वो हमारे पास इसके सैकड़ों बुक्स हैं। ऋषि भाई आप जी गो अहेड। मैं ये कह रहा था ऋषि साहब, आप मुफ्ती साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। मैं खुद इस चीज़ से तंग आ गया हूँ। जब भी मैं स्ट्रीम करता हूँ, हमारे हिंदू भाई आते हैं, सवाल करते हैं, आखिर में जो है वो इंडिया पाकिस्तान करके चले जाते हैं। पाकिस्तान की मिसाल देते हैं आप लोग कि इवन दो कि हम पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट नहीं मानते, लेकिन एक मुस्लिम रियासत, एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री। आपने बात करी एट द वेरी बिगिनिंग उम्मत की कि भाई नाइजीरिया का मुसलमान हमसे ज़्यादा करीब है और आपका जो मुल्क का हिंदू वासी है वो ज्यादा करीब नहीं है, तो उसके ज्यादा राइट है, हमारे राइट नहीं है। एक मिनट ऋषि भाई, आपने गुफ्तगू करी, मुझे गुफ्तगू करने दें। मैं पूछता हूँ, राणा भगवान दास जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो हिंदू था? वो शख्स जिनका इंतकाल हुआ है 2015 में मुतवफ़ी। नाइजीरिया का मुसलमान क्या पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? बात खत्म हो गई भाई। नाइजीरिया पाकिस्तान का आइडिया फिश हो गया। अब ये तो आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है ना ये बात, तो यही तो मैं वही भी कह रहा हूं। अब आपको मैंने बता दिया कि पॉलिसी मेकिंग में भी एक गैर मुस्लिम जा सकता है, एज लॉन्ग एज उसकी पॉलिसी या प्रपोज्ड उसकी राय कुरान और सुन्नत जो कि उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके खिलाफ ना हो। तो फिर आप मौलाना मौदूदी के खिलाफ जा रहे हैं फिर? ओ भाई अजीब आदमी है। ठीक है चले। अब होता क्या है कि जब आपका इंजन फेल हो जाता है या गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर आपकी गाड़ी रुक जाती है, इधर उधर होने लगती है। तो चलें, अब आज की गुफ्तगू खत्म हुई। ऋषि भाई अब इजाजत लेंगे आपसे। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।